हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आप लोग को एक अनुमान लग सके कि आयोग द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग अपने तैयारी को गतिशील बनाए रखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास के क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं 63वीं बीपीएससी में पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन। प्राचीन भारत के क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये पक्की ईंट से बनी इमारत। इसकी व्याख्या देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके नगर निर्माण की योजना है। इस सभ्यता के भवन ग्रिड पद्धति से बनी थी। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी तथा वह ढके रहते थे। अधिकतर इमारतें पक्की ईंटें की बनी थी। इमारतें आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। मोहनजोदड़ो से पक्की सड़कें, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे। यहाँ सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता से किसी भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। यह सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम सहनी 1912 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में दशक नदी के किनारे सुत कागडोर, बलुचिस्तान पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा, कश्मीर तथा दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक था। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। मेगास्थनीज दूत था तो ये था सेल्यूकस का। इसकी व्याख्या देखिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निराकस, आनेसिर्खस, आर्सिबुलस आदि प्रमुख है। मौर्यकालीन राज दरबार में आने वाले अन्य प्रमुख लेखकों में डाइमेकस, सीरियन नरेश, आर्टियकस का राजदूत था जो बिंदुसार के शासनकाल में आया था, तथा डायनेसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलियोडोपस का राजदूत था जो अशोक के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। इसकी व्याख्या देखिए। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध मूलतः राजनीति से है। इसे शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास का वर्णन किया है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है। कौटिल्य ने इस पुस्तक में राजा के लिए कुछ प्रमुख कर्तव्य बताया है। इसमें कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में ही अपना हित दिखाना चाहिए। अर्थशास्त्र में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का उल्लेख है। इसमें शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख है जिसे महामात्र भी कहा जाता है, जिसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बौद्ध की। इसकी व्याख्या देखिए। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, नवयान आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम, अधिधर्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन का वर्णन है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई है। नेक्स्ट है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका ऑप्शन ई है। इसका व्याख्या देखते हैं। इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति का प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के अभिलेखों में उन्हें धर्म कहा गया है। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है: कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया दान,
शुचिता, बड़ों का आदर करना, साधुता अर्थात शांति और अहिंसा के धर्म है। ब्रह्मगिरी शिलालेख में इन गुणों के अतिरिक्त शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी धर्म के अंतर्गत माना गया है। इसके अतिरिक्त 1, 7, 11 व 12वें शिलालेख में व्यक्तियों के विचारों, धर्मों, विश्वासों तथा भाषा संबंधी सहिष्णुता पर बल दिया है। गुरुओं का आदर, माता पिता की सेवा, दासों के से उचित व्यवहार, राजा के प्रति वफादारी तथा वाक संयम को अपनाने पर जोर दिया गया है। अंततः प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है तो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। इसका व्याख्या देखिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य राज दरबार में आया था। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को 7 जातियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा शिकारी एवं पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक व गुप्तचर, 7वां सभासद या अमात्य। इसमें सबसे सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। वस्तुतः पेशों के अनुसार समाज का विभाजन किया गया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका से तत्कालिक समाज और राजनीति की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासक काल में भारत की यात्रा की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी व्याख्या देखिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। भारत में फहियान मुख्य रूप से नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए आया था। अपनी यात्रा के दौरान उसने भारत, श्रीलंका, नेपाल, जावा आदि देशों की यात्रा की। फहियान की यात्रा के समय भारत में गुप्त साम्राज्य तथा चीन में जिन साम्राज्य का शासन चल रहा था, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, परंतु कहीं कहीं गुप्त के पुत्र घटोत्कच का पहला गुप्त शासक कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईसा पूर्व में एक नवीन संवत गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, बारामीर, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, सुदक, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था तो इसका आंसर व्याख्या में देखते हैं। चोल शासक की उल्लेखनीय विशेषता उसका ग्रामीण स्वशासन था। ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी। पहला उर, यह सामान्य गांव में कार्यरत संस्था थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। दूसरा सभा और महासभा, यह अग्रहार ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्रामों में होती थी। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी जिसे वाड़ियम कहते थे। ग्राम सभा को अपने कार्यों में सहायता देने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी आयगर होते थे। चोल सम्राटों द्वारा प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ बहुत अधिक स्थानीय स्वायत्तता दी गई थी। चोल राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका व मालदीव में भी विजय अभियान किया तथा उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया तथा अपने गंगा अभियान के पश्चात गंगईकोंडम चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं तो ये गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है तो हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हुआ। विजयनगर साम्राज्य पर 4 विभिन्न वंशों ने शासन किया तो पहला संगम वंश, दूसरा सालुक, तीसरा तुलु वंश और विंदु वंश। सर्वाधिक लंबा शासन संगम वंश का था, सबसे कम शासन सालु वंश का था। इस राज्य को 1565 ईस्वी में भारी पराजय के बाद जला दिया गया तथा चिन्ह रूप से उसके बाद 80 वर्ष तक चलता रहा। इसकी राजधानी विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं। यह विश्व का विरासत स्थल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन। तो पहला है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं का ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था तो बलबन। इसकी व्याख्या देखिए। बलबन इल्तुतमिश का दास था। यह 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने चहलगामी की समाप्ति की तथा राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के सिद्धांतानुसार सुल्तान न्याब-ई-खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसने जिले इलाही की उपाधि ली। बलबन ने
दरबार में जिस सिजदा एवं पाबोस कदम चुमन जैसी ईरानी पद्धतियों को लागू किया। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। नेक्स्ट है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से आरंभ हुआ था? तो ये 12वीं शताब्दी से। इसकी व्याख्या है, कागज़ प्राचीन भारत के लेखन सामग्रियों में से एक है जो बहुत से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कागज़ की उपलब्धियों ने ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कागज़ के आविष्कार ने आधुनिक मानव के बौद्धिक जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला है। कागज़ के आविष्कार का श्रेय व्यासलून नामक चीनी व्यक्ति को दिया जाता है। यह प्राचीन चीन के पूर्वी हान वंश 220 ईसा पूर्व के राज दरबार में वस्तुओं का उत्पादन का अधिकारी था, परंतु नए परमाणु के अनुसार कागज़ का आविष्कार उसके काफ़ी पहले हुआ था। इसके बाद कागज़ दूसरी सदी में कोरिया एवं तीसरी सदी में जापान पहुंचा। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे विश्व में कागज़ का प्रसार हो गया। नेक्स्ट है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में यूरोपीय चित्रकला का विकास हुमायूं के शासन काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन चित्रकला का पूर्ण विकास अकबर के शासन काल में हुआ। इस काल में चित्रकारी सामूहिक प्रयास था। एक से अधिक कलाकार मिलकर किसी चित्र का निर्माण करते थे। अकबर के समय चित्रकला मुख्य रूप से 2 विषय थे। पहला, दरबार में प्रतिदिन घटनाओं का चित्रण, दूसरा छवि चित्रण। अकबर के समय में ही मुगल चित्रकला पर भारतीय प्रभाव गहरा हो गया था। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी मुगल चित्रकला पर पड़ा था। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचा। इससे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं, व्यक्ति विशेष का चित्रण तथा दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाने की कला को ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर। इसकी व्याख्या देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इस समय भारत के अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति जहांगीर द्वारा 1608 में दी गई। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली 1498 में आए और सबसे बाद में 196 ईस्वी में भारत से वापस लौटे। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी है। ये क्रम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। इन कंपनियों का भारत से जाने का क्रम डेन, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली, ये दोनों क्रम ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत के क्वेश्चन। तो पहला है, निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर। इसका व्याख्या देखिए, अंग्रेजों ने देसी रियासतों को युद्ध के माध्यम से, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के माध्यम से, लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के माध्यम से कुछ रियासतों पर कुशासन का आरोप द्वारा अपने क्षेत्र में ले लिया। इन क्षेत्रों में सहायक संधि के माध्यम से हड़प की गई कुछ मुख्य रियासतें हैदराबाद, तंजौर, सिंधिया, सिंधु, बरार एवं भोसले पेशवा व्यापक सिद्धांत के माध्यम से सतारा, जैनपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को मिलाया, जबकि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर क्षेत्र में मिला लिया गया। नेक्स्ट है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसका यह आंसर होगा। इसका व्याख्या देखते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य 11 सूत्रीय मांगों में दिखाई देता है, जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पूर्व लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा था। पहला, पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध। दूसरा, विनियमन की दर घटा दिया जाए। तीसरा, भूमि लगान आधा कर उस पर काउंसलिंग का नियोजन रखा जाए। चौथा, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। पाँचवा, सेना संबंधी व्यय आधा किया जाए। छठा था, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। सातवां, विदेशी वस्त्रों का आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। आठवां, समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे ऐसा कानून बनाया जाए। नौवां, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए तथा निर्वासित भारतीयों को वापस बुलाया जाए। 10वां, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए। 11, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वरूप हुआ था। इस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बिंदु था और अंग्रेज इसी विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करके इसे कमजोर बनाना चाह रहे थे। इसका उद्देश्य बंगाल के दो प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर मूल बंगाल के बंगालियों की संख्या को कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। अर्थात इस विभाजन की योजना में एक और विभाजन अंतर नहीं था, धार्मिक आधार पर विभाजन करना। दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी सामने आई तथा 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। इस विभाजन को 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया तथा भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ई है। इसकी व्याख्या देखिए, फिरोज शाह मेहता ने न्यायमूर्ति केटी तेलंग के साथ मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने 1890 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडर कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका व्याख्या देखिए, इंपीरियल कैडर कॉर्प्स की स्थापना नवंबर 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने की। मेजर D.H. कैमरून को इसका कमांडेंट बनाया गया और महाराजा प्रताप सिंह को उसको मानद कमांडेंट बनाया गया। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में कांग्रेस के सूरत विभाजन 1907 ईस्वी तथा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम आदि द्वारा लागू किया गया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इसी के शासनकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो ये हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। इसकी व्याख्या देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई, यद्यपि इसका प्रस्ताव सितंबर 1903 में रखा गया था। बंगाल विभाजन के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य लोगों को धार्मिक सुधार पृथक करना था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन को लागू किया गया तथा बंगाल में इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है, करनाई वायली का हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा। इसे रिलेटेड फैक्ट है, कर्नल वायली भारत में एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी था जिसका हत्या ब्रिटेन में दक्षिण कैसिंगटन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर दी थी। मदन लाल ढींगरा लंदन विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्र थे जो राष्ट्रवादी इंडिया हाउस और भारतीय समाजशास्त्री के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने संघाई के फारसी चिकित्सक डॉक्टर कवासा लाल काका को घातक रूप से घायल कर दिया क्योंकि उसने बायली को बचाने तथा ढींगरा को रोकने का प्रयास किया था। जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा को मौत की सज़ा सुनाई गई तथा 17 अगस्त 1909 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक नई अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सूची में स्थान दिया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में पहली बार भारतीय प्रशासन में उत्तरदायी शब्द का समावेश किया गया। यह अधिनियम 1921 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं।
अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां आदि प्रमुख थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1931 में किया गया था। इस सम्मेलन का कांग्रेस का प्रतिनिधि गांधी जी कर रहे थे तथा गांधी जी के सहायक के रूप में सरोजिनी नायडू ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। लंदन में इस सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने का मार्ग गांधी इरविन समझौते के बाद प्रशस्त हुआ था, लेकिन यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा किसी भी बड़ी हस्ती ने भाग नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924। इसकी व्याख्या देखें। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की। गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक ही बार की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया। कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वेवेल। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 29 मार्च 1946 को भारतीय नेताओं ने भारत का संविधान तैयार करने के संबंध में तथा एक अंतरिम सरकार के गठन के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टेफर्स क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस शामिल थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना था। कैबिनेट मिशन ने प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, किंतु प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया। संविधान बनाने वाले सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी जानी थी, क्योंकि व्यक्ति मताधिकार में बहुत समय लगता। नेक्स्ट है, नाउ और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नाउ आवर नेवर पेम्पलेट चौधरी रहमत अली द्वारा लिखा गया तथा प्रकाशित किया गया एक पुस्तक थी, जिसका प्रकाशन 28 जनवरी 1933 ईस्वी को किया गया। इस पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में रहमत अली द्वारा प्रस्तुत किया गया। रहमत अली अकेले इस घोषणा का मसौदा तैयार किया था। उन्होंने 2 मुस्लिम राज्यों बंगालिस्तान और उस्मानिस्तान बनाने का सुझाव दिया था। ये फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक ने। इसकी व्याख्या देखिए। राजा राम मोहन राय ने 1818 में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन्हीं के प्रयासों के बदौलत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का दूत कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। 1815 ईस्वी में इन्होंने द्वारकानाथ टैगोर के साथ आत्मीय सभा का गठन किया तथा सन 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया। बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध के लिए कानून बनाया था। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया। यह अधिनियम पंजाब प्रांत में भूमि हस्तांतरण को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत एक कृषि जनजाति वर्ग बनाया गया तथा भूमि खरीदने व बेचने के लिए इस वर्ग की सदस्यता अनिवार्य कर दिया गया। अधिनियम के समय यह पूरे पंजाब पर लागू था। बाद में इसे हरियाणा राज्य में लागू किया गया। यह अधिनियम प्रदेश के कुछ भागों में बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट है,
राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल। इसकी व्याख्या देखिए। 5 जुलाई 1947 को राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई। संविधान सभा के राज्य विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्यों का एकीकरण करना था। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के तकरीबन 22 समितियों की स्थापना की। इनमें से कुछ प्रमुख उसके अध्यक्ष निम्न हैं। पहला, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा, विधि प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। चौथा, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाँचवा, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम लोग 64वीं BPSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्राचीन भारत का पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। इसकी व्याख्या देखिए। भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलर दर्रे के समीप स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से गेहूं के 3 और जौ के 2 किस्मों की खेती संकेत मिले हैं। मेहरगढ़ से 8000 से 6000 ईसा पूर्व में जौ और गेहूं की खेती के साथ पशुपालन भेड़ बकरी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा यहाँ नवपाषाण काल में अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति व विकास पर प्रकाश पड़ता है। इस स्थल से हड़प्पा जैसे ईंटों के बने घर मिले हैं। लगभग 6500 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ वाली हड़प्पा जैसे औजार और बर्तन भी बनने लगे थे। नेक्स्ट है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की थी? तो बालपुत्र देव। इसकी व्याख्या देखें। बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल 810 से 850 ईसा ने सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसकी राजकीय शक्ति का वर्णन अरब यात्री सुलेमान ने किया है। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी किसने लिखी है? तो इसका ई ऑप्शन होगा। इसका व्याख्या देखिए। पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी को पेरिप्लस ऑफ द रेड सी भी कहा जाता है। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। इसकी रचना 80 से 115 ईसा के बीच किसी अज्ञात लेखक के द्वारा की गई थी। टेसियस एक यूनानी राजवैद्य था तथा फारस के सम्राट ऑटोजेमनन के दरबार में रहता था। उसने पूर्वी देशों से लौटकर आए हुए यात्रियों के मुँह से सुनकर भारत के संबंध में अनेक कहानियों का संग्रह किया था। पर्सिका उनका प्रमुख ग्रंथ है। स्ट्रैबो एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता था। उसने देश विदेश में भ्रमण करके व्यापक अनुभव प्राप्त किया था। इसका ग्रंथ जियोग्राफिया, जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्रिका नामक पुस्तक लिखी, जबकि टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसकी व्याख्या देखिए। भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने किया, परंतु व्यापक पैमाने पर भारत में सोने का सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है। भीम कडफिंश द्वितीय पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। यह माना जाता है कि इसने अधिकांश सोना रोम से व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया था। जहाँ तक व्यापक स्तर पर इसके प्रचलन का प्रश्न है तो कनिष्क के समय यह व्यापक रूप से प्रचलन में आए। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250-500 इकाइयों में विभाजित किया? तो इसका ई ऑप्शन होगा। इसका व्याख्या देखिए। उपरोक्त दिए गए शासकों के काल में सैन्य टुकड़ियों का निश्चित रूप से 250-500 इकाइयों का विभाजन देखने को नहीं मिलता। हालांकि बहलोल लोदी ने सैन्य व्यवस्था में सैन्य इकाइयों को 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख सैन्य संख्या में विभाजित का उल्लेख मिलता है।
लेकिन यह उपरोक्त प्रश्न में दिए गए विभाजन से मेल नहीं खाता। इसके साथ सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह जैसे शासकों ने दौरान भी सैन्य टुकड़ी की इकाइयों का विशेष तथ्यात्मक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर के नाम से एक सुल्तान था, तो ये था सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 के 20,000 लोगों के 40 साल तक काम मिला था? तो ये होगा विलियम फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी सिराजुद्दौला ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में दक्कन के दंगे के तत्कालिक कारण था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था उनके साम्राज्य की सीमा थी? तो इसका ऑप्शन ई होगा। इसकी व्याख्या देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमा दिल्ली से पालम तक थी। वास्तव में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद बहादुर शाह जफर नाम मात्र का शासक रह गया था, जिसको 1857 के विद्रोह के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था। इसलिए विकल्प ए में चांदनी चौक से पालम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट है, पुस्तक पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह के बारे में था? तो ये हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक असमान मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी पाम दत्ता ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदूर सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानना है। तो इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। प्रार्थना समाज हुआ था आत्मारंग पंडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मजदूर नानाजी फुरदानेजी सभा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों हिंदू केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का संयोजन करना है। तो ये समाचार पत्र और संपादक है द हिंदू जी सुब्रमण्य अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब? तो इसका ऑप्शन ई है। इसकी व्याख्या देखिए, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी अध्यापक, वकील तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहते थे। तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र का संपादन किया। रेड मर्डर केस अभियुक्त बनाने के समय लोकमान्य की उपाधि नहीं दी, बल्कि इसके बाद वर्ष 1897 में रेड एमर्स की हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई थी। अतः आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार इसका विकल्प ई है। नेक्स्ट है, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व स्वराज का पताका किसने लहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखिए, आदिवासियों की मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में और संथाल विद्रोह दोनों ही बिहार के संथाल परगना अब झारखंड में हुए थे। उल्लेखनीय है कि बिहार अब झारखंड में आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया था। यह जनजातियों द्वारा सबसे सशक्त प्रारंभिक विद्रोह था। इनमें हजारों आदिवासी शहीद हुए थे। इस विद्रोह को उलगुलन के नाम से जाना जाता है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। उल्लेखनीय है कि विकल्पों में झारखंड का उल्लेख न होने के कारण आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी इस प्रश्न का ई माना है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।